हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड PYQ हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर बीएसएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए गए हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं हमारे जीके और हिंदी के, उन सभी को अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। वो आपके बीएसएफ ट्रेडमैन के रिटन एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में किस प्रकार के जीके और हिंदी के क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन हम हिंदी से कवर करने वाले हैं। इसमें आपको बताना है कि आज की इस वीडियो में आपका टोटल स्कोर 25 में से कितना रहा है। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं 25 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का हम अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है किसका? 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? थोड़ा समय का सुख, या फिर अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, या फिर घर को साफ सुथरा रखना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों थोड़े समय का सुख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन की चांदनी मतलब कि थोड़े समय का सुख, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जान है तो जहान है मुहावरे का अर्थ है। मतलब कि जान है तो जहान है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, या फिर ज्ञान ही सब कुछ है। जल्दी बताइए, जीवन है तो जान है तो जहान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? जान है तो जहान है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जीवन ही सब कुछ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आपके सामने 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको पहचानना है। देख लेते हैं। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ऑप्शन बी है वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। ऑप्शन सी है हमारा वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ऑप्शन डी में ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से वाक्य आपको छांटना है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। मतलब वे दूर मतलब कि ये तो हमारे पास रहते हैं और वे जो हैं वो दूर रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा देख लेते हैं। वह एक विद्वान महिला थी। ऑप्शन बी है हमारा वह एक महिला विद्वान थी। ऑप्शन सी है हमारा वह एक विदुषी महिला थी, या फिर ऑप्शन डी है एक विदुषी महिला थी वह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो इनमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य इनमें से चुनना है। कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार या श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? श्रृंगार शब्द इनमें से कौन सी वर्तनी में, कौन सी ऑप्शन में ठीक लिखा हुआ है? तो कौन सी वर्तनी इनमें से शुद्ध होगी? जल्दी बताओ। तो श्रृंगार शब्द का कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, श्रृंगार। क्या? श्रृंगार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं? श्रृंगार को इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये भी री हो गया और ये भी रे हो गया इसमें से, तो 2 रे एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये श्रेय हो गया और ये रे उड़ जाता है, री होता है ये, ठीक है। ये री होता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से श्रृंगार में श्रृंगार इस तरीके से ये श्री लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इनमें फिर से आपको वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य, चारों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य चुनना है। जल्दी बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। उज्ज्वल इनमें से कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल ये भी गलत होगा, उज्ज्वल ये भी गलत होगा, उज्ज्वल ये भी गलत होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल में उ और 2 बार जे जो है दोनों आधे आते हैं, फिर वे फिर ल, ठीक है। उज्ज्वल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब एक वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को क्या कहा जाता है? दृष्टांत कहा जाता है, अंतर्गाथा कहा जाता है, अंतःगत कथा कहा जाता है, या फिर अंतर्दृष्टांत कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या बोला जाएगा? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा होती है तो उसे हम अंतः कथा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी अंतः कथा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या एक वाक्यांश दिया है, अपनी प्रशंसा करने वाला, तो उसे क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। आत्म प्रशंसक, प्रशंसक, आत्म श्लाघी, या फिर आत्म प्रवंचना। तो इसके इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए इनमें से कौन सा एक राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाता दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ में। क्या? अपनी प्रशंसा करने वाला होता है आत्म श्लाघी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध में स्थिर रहने वाला कहलाता है। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्धरत कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, युतस्तु कहते हैं, या फिर युद्धाभ्यासी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? रिक्त स्थान इसमें दिया हुआ है, जल्दी बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्र में हमें किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है और कला से हमें उस विषय का सीखते हैं। तो कला से हम उस विषय का क्या सीखते हैं? प्रयोग, संयोग, उपयोग, या फिर ज्ञान? जल्दी बताइए। शास्त्र से हमें किसी भी विषय के बारे में विधिवत पूर्व उस चीज़ का ज्ञान होता है, और कला से हम उस विषय के बारे में क्या सीखते हैं? उसका प्रयोग करना सीखते हैं, उसका संयोग करना सीखते हैं, उसका उपयोग करना सीखते हैं, या फिर उसका ज्ञान लेना सीखते हैं? जल्दी बताइए। तो कौन सा इनमें से खाली स्थान पर आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। उसका प्रयोग करना हम कला से सीखते हैं। शास्त्र से तो हम कोई भी ज्ञान लेंगे विधिपूर्वक, और कला से हम क्या करेंगे? कला से उस जैसे कोई भी चीज़ होगी, कला से हम उसको प्रयोग करना सीखेंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। तो विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यक होती है? बताइए। सक्षमता, बहुलता, विविधता, या फिर आत्मनिर्भरता? तो जल्दी बताइए, विकास के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? जल्दी बताइए। तो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आज से यह विषय अनिवार्यतः कर दिया गया है,
इस वाक्य में त्रुटि पहचानिए। तो त्रुटि आपको कैसे पहचाननी है ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो एक वाक्य दिया हुआ है क्या, आज से यह विषय अनिवार्यतः कर दिया गया है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है, आज से यह विषय अनिवार्यतः कर दिया गया है या फिर कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अनिवार्यतः। ये अनिवार्यतः नहीं होगा, अगर ये डायरेक्टली अनिवार्य भी होता तो भी ये जो है वर्ड बिल्कुल, वाक्य जो बिल्कुल सही हो जाता। तो क्या होता इसमें, अनिवार्य, अनिवार्य इसमें लगा हुआ होता तो ये वर्ड बिल्कुल, ये वाक्य बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध होता। तो अनिवार्यतः इसमें गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें त्रुटि पाई गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबों के हित के लिए, क्या, गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। इस वाक्य में त्रुटि पहचानिए। तो एक वाक्य दिया हुआ है आपको बहुत अच्छा सा, गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पर पाई गई है, गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है, या फिर कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, नया नया कानून बना रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ड में क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया कानून बना रही है, या फिर नए कानून बना रही है। बट इसमें नया नया जो जोड़ा गया है ये इसमें गलत हो गया है, तो इसमें यहाँ पर गलती पाई गई है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिमटना का सही विलोम शब्द क्या होगा। क्या, एक वर्ड शब्द दिया हुआ है सिमटना, तो इसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। सिमटना का सही विलोम शब्द क्या होगा, सिकुड़ना, विस्तार, विस्तृत या फिर फैलना। जल्दी बताइए सिमटना का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सिमटना का सही विलोम क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, फैलना। सिमटना और एक फैलना होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी बच्चे बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे किसी भी भर्ती से रिलेटेड, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी या फिर बीएसएफ, इनमें से किसी भी भर्ती से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, कुक हो, वाशरमैन हो, बार्बर हो, टेलर हो, कोबलर हो, किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शुदा का सही विलोम शब्द क्या होगा। किसका, एक शब्द दिया हुआ है शुदा, शुदा का सही विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। शुदा का सही विलोम शब्द क्या होगा, तृषा होगा, तृष्ण होगा, तृप्त होगा या फिर मृग तृष्णा होगा। जल्दी बताइए शुदा का सही विलोम शब्द क्या होगा। 15वें का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुदा का सही विलोम शब्द होता है तृप्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तरु। तरु समानार्थक शब्द के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। किसके, एक शब्द दिया हुआ है तरु, तो इसका एक समानार्थक शब्द आपको चुनना है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से तरु का समानार्थक शब्द कौन सा होगा, जल्दी बताइए। अम्बुद होगा, क्षणदा होगा या फिर विपट या फिर नित्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो तरु का समानार्थक शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में विटप। क्या, विटप। तरु का समानार्थक शब्द होता है विटप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कली। कली का समानार्थक शब्द क्या होगा, कलिका होगा, कली होगा, केला होगा या फिर कलिक होगा, जल्दी बताइए। तो कली का समानार्थक शब्द इनमें से कौन सा है, जल्दी बताओ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए।
तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, कली का जो समानार्थक होता है वो होता है कली का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, कली का समानार्थक शब्द इनमें से है एक कली का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना है, 18, 19, 20 और 21। पैराग्राफ में आपको 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं और 5 भी पूछे जा सकते हैं। मिनिमम 3, हाईएस्ट 5। तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपके रिटन एग्जाम में एक ही पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 से 5 नंबर की बात है। तो इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ ये पैराग्राफ भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं आज के इस क्वेश्चन में पैराग्राफ क्या दिया गया है और उसके राइट आंसर क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ क्या कहता है, अब तो कहते हैं कोयल बोलती नहीं है, बोलती है, और अगर हम उसे गाना समझें तो हमारी असल में तो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारी मर्जी असल में मर्जी होगी, अक्ल होगी, चतुराई होगी या फिर बला होगी। जल्दी बताइए 18 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो असल गाना समझें तो हमारी क्या होगी, तो हमारी मर्जी असल में तो है वह मैटिंग कॉल। भैया आज का युग मीडिया और किसका है, समझदारों का है, चकाचौंध का, प्रौद्योगिकी का या सूचना का है। तो आज का जो युग है वो किस चीज़ का, जल्दी बताइए। तो किसका होगा, तो वो सूचना का युग है। क्या, मीडिया और सूचना का युग है। 19 का डी आ जाएगा। ठीक है, 19वें क्वेश्चन में डी आ जाएगा। बस सूचना का अंबार लगाते जाइए, न कुछ सोचिए न कुछ देखिए। अब तो लोगों को यहाँ तक मालूम नहीं कि नारियल, सेब, केला और नींबू में किसका मतलब कि किसका 20वें में पूछा है, किसका पत्ता, वृक्ष, फूल या फल। तो जल्दी बताइए 20वें में क्या होगा, तो किसका क्या होगा। तो इसमें किसका वृक्ष कांटेदार होता है, ना कि पत्ता कांटेदार होगा, फूल भी कांटेदार नहीं होगा, ना ही फल कांटेदार होगा। तो क्या होगा, किसका वृक्ष इनमें से कांटेदार होता है। तो ऑप्शन बी 20वें का हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब बता सकने वाले नरपुंगव या नारी रत्न को धुरंधर, करोड़पति, मीडियापति या फिर धंधेबाज प्रसन्न होकर हजारों रुपए का पुरस्कार देते हैं। तो कौन देते हैं, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो 21 का जाता है मीडियापति। ऑप्शन सी में मतलब कि नारी पत्न को मीडियापति जो होते हैं वो प्रसन्न होकर उसे हजारों रुपए का पुरस्कार देते हैं। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 18 क्वेश्चन नंबर 18 में ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा मर्जी। 19 में हो जाएगा दोस्तों सूचना, ऑप्शन नंबर डी। 20वें का हो जाएगा वृक्ष कांटेदार होते हैं, और जी आपका 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीडियापति। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैं मानता हूँ ये पैराग्राफ आज का थोड़ा सा अटपटा सा दिया हुआ है, समझ में भी बहुत कम आ रहा है, बट बाकी जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें बहुत अच्छे पैराग्राफ दिए हैं और उन सभी को आसानी से समझ पाए होंगे। ये फिर भी ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सोचने समझने वाली बात होती है। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, संस्करण में कौन सा उपसर्ग है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो संस्करण एक शब्द दिया हुआ है, कौन सा, संस्करण एक शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग दिया हुआ है, तो जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा 22 का। तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ दोस्तों। उपसर्ग और प्रत्यय की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, उसी ट्रिक से आप मुझे इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में सम। संस्करण में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें हो जाएगा सम। ठीक है, सम इसमें उपसर्ग हो जाएगा और करण एक अलग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। अब यहाँ पे प्रत्यय बताना है, तो सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए। सुनार में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताइए। प्रत्यय कहाँ होते हैं, प्रत्यय किसी शब्दांश के लास्ट में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो आगे जोड़े जाते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। सुनार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। वो कैसे होगा, जैसे कि सुन, धन, आर।
तो ये इसका संधि विच्छेद होगा, सुन अलग हो गया और आर अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, आर इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के संस्करण का भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, तो आप उसमें आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनार में आर प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भानुदय का संधि विच्छेद है, तो इनमें से भानुदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, भान धन उदय, भान्य धन उदय, भानु धन उदय या फिर भानु धन उदय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो इनमें से भानुदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन डी भानु धन उदय इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। भानुदय में कौन सी संधि है, ये आपको इसमें कमेंट में बताना है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। तो भानुदय में कौन सी संधि है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कान नाक में कौन सा समास है, किसमें, कान नाक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। कान नाक में इनमें से कौन सा समास है, जल्दी बताइए। कान नाक में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, द्वंद्व समास। कान नाक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग की एक प्रधानता होती है, कान एक अलग काम करता है, नाक अलग काम करती है, तो दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे। तो कान नाक में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। साथ ही आज के इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बता करके जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलते हैं अब, जब तक के लिए जय हिंद।